Hello everyone, welcome to Bio Tutorials. This is Dr. Neha, your bio teacher, and we are doing the first chapter of class 11th NCERT Bio, that is Living World. So we have discussed about the two characteristic features of the living beings, that is growth and reproduction, in our previous video. Now the third characteristic feature of living beings is metabolism. All organisms are made of chemicals. These chemicals vary in size, various classes, functions, and are constantly being made and changed into some other biomolecules. These conversions are chemical reactions which are known as metabolic reactions. तो हमारी बॉडी बहुत सारे केमिकल से बनी हुई है. केमिस्ट्री में भी हम केमिकल्स पढ़ते हैं. ये डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट इन साइज, दे वेरी इन साइज. बहुत सारी क्लासेस के अंदर आते हैं, ये कैटेगरीज के अंदर आते हैं. हर एक का फंक्शन डिफरेंट होता है. एंड दीज केमिकल्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड. ये हमेशा बन रहे हैं. हर वक्त कोई ना कोई केमिकल बन रहा है और हर वक्त कोई ना कोई केमिकल किसी दूसरे बायोमोलिक्यूल में चेंज हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अभी हम कुछ खाना खाते हैं, कोई भी चीज खा रहे हैं, रोटी, सब्जी, फ्रूट, वेजिटेबल, कुछ भी, वो किस फॉर्म में खा रहे हैं, उन सब में मॉलिक्यूल्स हैं, उन सब में केमिकल्स हैं. एंड दैट आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, मिनरल्स, विटामिन, ये सब होते हैं. और ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये क्या है? ये भी मॉलिक्यूल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हैं. जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, ये बड़े बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ये छोटे छोटे बायोमॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिसको डाइजेशन बोलते हैं. सो ये किस में चेंज हो जाते हैं? छोटे मॉलिक्यूल्स में. जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स में चेंज हो जाता है. सो दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल. ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर कॉन्स्टेंटली रिएक्शंस हो रही हैं बहुत सारी, जिसमें कुछ ना कुछ बन रहे हैं मॉलिक्यूल्स. कोई मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं, टूट के कुछ और बना रहे हैं. इनको बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शन. सो कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, ये होती हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस. कैटाबॉलिज्म का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ अ मॉलिक्यूल, ऑफ अ बिगर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वन. एक जो बड़ा मॉलिक्यूल है वो टूट के दूसरे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बना देता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया. और सेकंड है एनाबॉलिज्म, जिसमें क्या होता है, एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिल के सम अप करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं. तो ये कॉन्स्टेंटली हमारी बॉडी के अंदर ये रिएक्शंस चल रही हैं, और कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें ये रिएक्शंस ना हो. नो लाइफ कैन एग्जिस्ट विदाउट दीज रिएक्शंस. सो अब हम बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो है, क्या वो डिफाइनिंग फीचर है लिविंग बींग्स का? अब तो ये आंसर आना चाहिए यस, बट देयर इज सम प्रॉब्लम that these reactions are not restricted within a living body. हालांकि no non-living object can exhibit metabolism, but ये जो reactions हैं, they can be demonstrated outside the body, that is in vitro. किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट में ये नहीं मिलेगा मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रिएक्शंस. बट हम ये जो रिएक्शंस हैं, इनको हम इन विट्रो, मतलब इन विट्रो का मतलब होता है लैब के अंदर, आउटसाइड द लिविंग बॉडी, कहीं पे भी लैब के अंदर, वहां पे हम ये जो रिएक्शंस हैं ये कैरी आउट कर सकते हैं, इनको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं. सो while metabolism is a defining feature of all the living organisms, but isolated metabolic reactions in vitro are not living things but surely living reactions. जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं, वो तो लिविंग एक तरह से डेफिनेट फीचर है. बट अगर यही मेटाबॉलिक रिएक्शंस आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म हो रही है और हम टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको कर रहे हैं, तो वो ना तो नॉन लिविंग है ना तो लिविंग है. तो वो क्या है? वो तो रिएक्शंस है, उनको हम लिविंग रिएक्शंस बोल सकते हैं, बट लिविंग थिंग्स नहीं बोलेंगे. सो अब क्या यहाँ पे किसको फिर लिविंग बोले हम? मेटाबॉलिज्म को तो नहीं बोल सकते, बिकॉज अभी ये तो हम बाहर भी कर सकते हैं, विट्रो के अंदर भी परफॉर्म कर सकते हैं ये रिएक्शंस को. सो व्हाट विल बी राइट सेंटेंस? दैट वुड बी मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड अ सेल. यस, यहाँ पे हमें सेल चीज का ध्यान देना है. सेल इज इंपॉर्टेंट हियर, सेल्यूलर नेचर इज इंपॉर्टेंट हियर.
सेल्यूलर नेचर, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी सेल, ह्यूमन सेल या किसी भी लिविंग सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जो हो रही हैं उसको हम डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे। तो डिफाइनिंग फीचर यहाँ पे क्या होगा? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ओनली मेटाबॉलिज्म। सिर्फ मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, कौन सा होगा? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर। नेक्स्ट जो लास्ट करेक्टरिस्टिक फीचर है, बेसिक करेक्टरिस्टिक फीचर जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दैट इज कॉन्शियसनेस। दिस इज द मोस्ट ऑब्वियस एंड कॉम्प्लिकेटेड फीचर दैट इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग बींग्स, क्योंकि सब के सब ऑल आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बहुत छोटा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो, चाहे वो बहुत बड़ा है, वो सब अपने एनवायरनमेंट को पहचानते हैं, कॉन्शियस हैं, वो सेंस कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को, सराउंडिंग्स को, और उसके अकॉर्डिंगली ही वो रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं स्टिमुलाई को। नाउ व्हाट इज स्टिमुलाई? स्टिमुलाई का मतलब किसी भी, कोई भी चेंज, अगर किसी भी अपने एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में कोई भी चेंज होता है उसको स्टिमुलाई बोलते हैं। और इस चेंज से, अगर कोई चेंज आता है उस स्टिमुलाई से, ये जो एनिमल्स हैं या कोई भी लिविंग बींग्स हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं। दिस रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, दे कैन रिस्पॉन्ड, कैन बी फिजिकल और केमिकल। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हॉट ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है, अगर कोई उसको टच कर ले तो अपने आप उसका जो हाथ है वो वहां से हट जाएगा। दिस इज फिजिकल रिस्पॉन्स। केमिकल मतलब किसी भी, कोई भी चेंज हो रही है अगर एनवायरनमेंट में या इंटरनल और एक्सटर्नल चेंज हो रहा है, तो केमिकल्स अपने आप, जो बॉडी के अंदर केमिकल्स हैं, हार्मोन्स हैं, वो अपने आप जनरेट, प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। एनिमल्स के अंदर इसको सेंस करने के लिए, एनवायरनमेंट को सेंस करने के लिए है सेंस ऑर्गन। और प्लांट्स जो होते हैं वो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, टेम्परेचर से, जैसा टेम्परेचर है वैसे वो रिस्पॉन्ड करेंगे। लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं प्लांट्स। और टेम्परेचर हो गया, वाटर को भी रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे कि रूट्स हैं, जो जहाँ पे उनको वाटर मिलता है वहां पे उसकी रूट्स फैलती जाएंगी प्लांट्स को। दिस इज द रिस्पॉन्स। ऑल प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स कैन सेंस। प्रोकैरियोट्स मतलब जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें जो न्यूक्लियस है दैट इज नॉट वेल डिफाइंड, उसके प्रोकैरियोट्स के न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियस नहीं बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, बिकॉज वो अच्छे से डेवलप नहीं होता है, न्यूक्लियस जैसा नहीं होता है, नेकेड डीएनए पड़ा होता है उसके अंदर। यूकैरियोट्स जो होते हैं, हायर एनिमल्स बोल दो उनको, हायर ऑर्गेनिजम्स बोल दो। यूकैरियोट्स दे कैन सेंस। So all the prokaryotes, all the eukaryotes, all the unicellular organisms, all can sense. All have this feature, consciousness. Now very important point जिस पे क्वेश्चन आता है कि photo period affects reproduction in seasonal breeders, चाहे वो plant हो चाहे animals हो। Now सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए what is seasonal breeders. सीजनल ब्रीडर्स वो एनिमल्स होंगे, एनिमल स्पीशीज होंगी दैट सक्सेसफुली मेट ओनली ड्यूरिंग सर्टेन टाइम्स ऑफ ईयर। जो साल के अंदर, एक ईयर में एक पर्टिकुलर टाइम होगा जो उनके लिए फेवरेबल होगा मेटिंग के लिए, वह उसी पीरियड के दौरान ही वो मेटिंग करेंगे, ब्रीड करेंगे। सो दीज आर सीजनल ब्रीडर्स। ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल डोंकी, हॉर्स, शीप, गोट, और भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, इनमें प्लांट स्पीशीज भी कुछ ऐसी होती हैं जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। नाउ आई एम अगेन रिपीटिंग द लाइन, फोटो पीरियड। नाउ सबसे पहले फोटो पीरियड क्या होता है? फोटो पीरियड इज द रिलेटिव अमाउंट ऑफ लाइट टू डार्क इन अ 24 आवर पीरियड। फोटो पीरियड का मतलब है अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन अ डे। एक लेमैन लैंग्वेज में कि कितनी लाइट मिल रही है, लाइट कब मिलेगी? दिन के दौरान। तो कितना दिन है एक 24 आवर पीरियड के अंदर, एक दिन में, मतलब एक दिन में कितनी लाइट मिल रही है, सनलाइट मिल रही है, उसको बोलेंगे फोटो पीरियड। So now what is this photo period? It is observed for a particular place. This photo period observed for a particular place is not constant during the year. Yes, ये जो एक पर्टिकुलर जगह है, सपोज करो, वहां पे जो फोटो पीरियड रहेगा कि कितना दिन होता है हर रोज, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा पूरे ईयर में, कुछ ना कुछ चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लेमैन लैंग्वेज में कि अपनी जो, हम अपनी जगह में रहते हैं, समर्स आती हैं, कभी विंटर्स आती हैं, तो समर्स में क्या होता है? समर्स में
दिन जो होते हैं वो लंबे होते हैं, मतलब फोटो पीरियड लंबा होता है, और रात छोटी होती है। जैसे ही हम समर से विंटर्स में आते हैं तो विंटर्स में रातें लंबी हो जाती हैं, दिन छोटे हो जाते हैं। तो ये पैटर्न तो सेम होता है कि मतलब कब समर्स आती हैं, कब विंटर्स आते हैं, पर्टिकुलर मंथ होते हैं ना, तो वो तो सेम रहता है, बट फोटो पीरियड जो है वो चेंज होता रहता है। समर्स में डिफरेंट है, विंटर्स में डिफरेंट है। और ये क्यों चेंज होता है फोटो पीरियड? क्योंकि अर्थ जो है हमारी जो ऑर्बिट कर, एज द अर्थ ऑर्बिट द सन ऑन अ पर्टिकुलर ट्रेजेक्ट्री, इट स्पिन्स डेली ऑन इट्स एक्सिस। तो वो सन के अराउंड जो है मूव कर रही है, तो इसलिए फोटो पीरियड चेंज होता रहता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि जो लाइन है इसका मतलब क्या है? फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स। कैसे? ये कैसे अफेक्ट करता है? आप ध्यान से सुनने की बात है कि जो एनिमल्स होते हैं, सबसे पहले एनिमल्स की बात करते हैं, जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, ये जो एनिमल्स होते हैं इनके अंदर, ब्रेन के अंदर एक पिनियल ग्लैंड होता है। पिनियल ग्लैंड जो कि एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है मेलेटोनिन। और कब प्रोड्यूस करता है ये पिनियल ग्लैंड मेलेटोनिन? ड्यूरिंग द आवर्स ऑफ डार्कनेस, रात को करता है। So as the length of night increases during late summer through to winter, the total duration of melatonin secretion increases. तो जैसे जैसे अगर हम समर से विंटर्स में आएंगे, तो जैसे मैंने बताया आपको कि विंटर्स में लाइट जो रात होती है वो लंबी हो जाती है, नाइट लंबी हो जाती है। तो जैसे जैसे नाइट लंबी होती जाएगी वैसे वैसे मेलेटोनिन, जो मेलेटोनिन हार्मोन है, ये ज्यादा सक्रीट होगा। क्योंकि ये पिनियल ग्लैंड जो है ये एनिमल्स के अंदर जो ये मेलेटोनिन है इसको सिर्फ रात में ही सक्रीट करता है ज्यादा, और इसीलिए मेलेटोनिन इज एंडोजीनस सिग्नल ऑफ नाइट लेंथ। जितनी ज्यादा नाइट उतना ही ज्यादा मेलेटोनिन हार्मोन। सो जैसे जैसे हम विंटर्स में आते जाएंगे वैसे वैसे मेलेटोनिन जो हार्मोन है वो इंक्रीज होता जाएगा इन सक्रीशन, क्योंकि विंटर्स में रातें ज्यादा लंबी होती हैं इसलिए। और ये मेलेटोनिन का क्या रोल है? ये मेलेटोनिन हार्मोन बाकी के सारे हार्मोन्स जो कि रिप्रोडक्शन को फेवर करेंगे उसको, उन सबको एक्टिवेट कर देगा, उन सबको भी प्रोड्यूस करेगा, उन सबको सक्रिएट करने में हेल्प करेगा। तो मेलेटोनिन सक्रीशन ज्यादा हो गई तो फिर जो हार्मोन्स रिप्रोडक्शन के लिए फेवर करेंगे वो भी ज्यादा हो जाएंगे, और इसीलिए ये जो एनिमल्स हैं ये तब ब्रीड करेंगे, और इसीलिए उनको सीजनल ब्रीडर्स बोलते हैं। So as the day length decreases, going from summer to winter, melatonin increase होता जाएगा और reproductive hormones भी increase होते जाएंगे। तो इसका मतलब कि डे लेंथ जो है वो कम है और नाइट लेंथ ज्यादा है, नाइट लेंथ ज्यादा है, मेलेटोनिन ज्यादा है, मेलेटोनिन ज्यादा है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन ज्यादा है और ब्रीडिंग होगी। तो ये इफेक्ट करता है फोटो पीरियड सीजनल ब्रीडर्स से। ऐसे ही प्लांट्स में भी जो फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग डिपेंड करती है फोटो पीरियड के ऊपर। नाउ ऑल आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। तो ये कॉन्शियसनेस जो है एक डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो छोटा हो, बैक्टीरिया ही क्यों ना हो या बहुत बड़ा हाथी क्यों ना हो, हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी सराउंडिंग्स से अवेयर है, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। कुछ भी उनको कोई भी चेंज हो अगर एनवायरनमेंट में, तो उनमें इंटरनल कुछ स्टिमुलाई, कुछ रिस्पॉन्स आएगा या फिर उसमें एक्सटर्नल रिस्पॉन्स आएगा। ह्यूमन बींग्स, बट ओनली जो ह्यूमन बींग्स हैं, दे आर अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। कोई भी ऐसा स्पीशी नहीं है जो अपने बारे में जानता है, सिर्फ ह्यूमन बींग्स अपने बारे में भी जानते हैं, इसीलिए उनको सेल्फ कॉन्शियसनेस भी है। ह्यूमन बींग्स आर सेल्फ कॉन्शियस एंड सो जो कॉन्शियसनेस है दिस इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग बींग्स। सो नाउ अभी क्या क्या डिफाइनिंग फीचर्स हुए हैं? मेटाबॉलिज्म नहीं, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर, और हम इंटरनल ग्रोथ बोलेंगे डिफाइनिंग फीचर है। सिंपल ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग फीचर, and reproduction is not the defining feature. Consciousness is the defining feature. So now we will do the next part of the chapter in the next video. Thank you. I hope you like it. Please like and subscribe.